नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। आज हम बात करेंगे चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखित किताब पावर ऑफ हैबिट्स की, यानी उन आदतों की जो हमारी जिंदगी को बनाती और बिगाड़ती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ काम आप बिना सोचे समझे करते चले जाते हैं? यह आदतें ही हैं जो हमें चलाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई यात्रा, खुद को बेहतर बनाने की राह पर। अध्याय 1, आदतों का रहस्य। क्यों और कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने व्यवहार को गहराई से समझने की ओर ले जाता है। हमारी आदतें असल में हमारे तंत्रिका तंत्र में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। हमारा दिमाग एक जटिल मशीन है जिसमें अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम किसी कार्य को पहली बार करते हैं तो दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, सक्रिय होता है। यह हिस्सा हमारी योजना बनाने, निर्णय लेने और नई चीजें सीखने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जैसे ही हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, दिमाग का एक दूसरा हिस्सा, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। यह बेसल गैंग्लिया एक तरह का ऑटो पायलट है जो हमारे द्वारा बार बार किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर देता है। यह एक ऊर्जा बचाने वाली प्रक्रिया है जिससे दिमाग कम ऊर्जा खर्च करके भी काम कर पाता है। यह प्रक्रिया हमारे पूर्वजों के लिए अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी थी। जब हम किसी नई परिस्थिति में होते हैं तो हमें सावधानी से हर कदम का विश्लेषण करना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम किसी परिस्थिति में अभ्यस्त हो जाते हैं, हम उस पर कम ध्यान देना शुरू कर देते हैं। यह हमें अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। आदतें हमें रोजमर्रा के कार्यों को कम से कम प्रयास में करने में मदद करती हैं, जैसे कि दांत ब्रश करना, खाना खाना या कपड़े पहनना। ये आदतें हमारे जीवन को सरल और अधिक कुशल बनाती हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, उसका लगभग 40% हिस्सा हमारी आदतों से चलता है। ये एक चौंकाने वाली संख्या है जो दिखाती है कि हमारी आदतें हमारे दैनिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका मतलब है कि हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से काम करते हुए बिताते हैं। यह हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि यह हमें अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अब सवाल यह है कि यह आदतें बनती कैसे हैं? यह एक 3 चरण प्रक्रिया है। पहला, क्यू संकेत। दूसरा, रूटीन नियमित क्रिया। और तीसरा, रिवॉर्ड पुरस्कार। क्यू वह ट्रिगर है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक दृश्य, गंध, समय या भावना हो सकती है। उदाहरण के लिए, आईने में निकला हुआ पेट देखना आपको कसरत करने के लिए उकसा सकता है। रूटीन वह कार्य है जिसे हम करते हैं। यह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए, कसरत करना, कम खाना या तनाव में सिगरेट पीना। और रिवॉर्ड वह इनाम है जो हमें उस कार्य के बाद मिलता है। यह शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो सकता है। जैसे कसरत करने के बाद अच्छा महसूस करना, कम खाने से वजन कम होना या सिगरेट पीने से तनाव कम होना। आदत बनाने में रिवॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी हमें किसी काम से मनचाहा रिवॉर्ड मिलता है तो हम उसे बार बार करने लगते हैं। जैसे कि सिगरेट पीने से बेचैनी कम होने पर हम बार बार सिगरेट पीते हैं और यह एक आदत बन जाती है। इस मामले में निकोटीन एक रासायनिक रिवॉर्ड के रूप में काम करता है जो दिमाग में डोपामाइन जारी करता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी और प्रेरणा से जुड़ा है। यह डोपामाइन ही है जो हमें बार बार सिगरेट पीने के लिए प्रेरित करता है। अब जानते हैं कि आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। इसका कारण है कि बेसल गैंग्लिया दिमाग के बाकी हिस्सों से आजाद होता है। इसका मतलब है कि अगर बेसल गैंग्लिया को छोड़कर आपका पूरा दिमाग खराब हो जाए तो भी यह आराम से काम कर सकता है। यह एक स्वचालित प्रणाली है जो आदतों को बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है। यही कारण है कि हमें पुरानी आदतों को बदलने में इतना मुश्किल होती है। लेकिन निराश न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आदतों से पूरी तरह से बंधे हुए हैं। हम अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 2, रिवॉर्ड की तलब, एक मायाजाल। जब हम कोई काम करते हैं और हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमें खुशी होती है। यह खुशी डोपामाइन के कारण होती है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी और प्रेरणा से जुड़ा है। डोपामाइन हमें यह बताता है कि एक विशेष गतिविधि फायदेमंद है।
और इसलिए हमें इसे फिर से करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम अपनी आदतों को छोड़ते हैं तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता और हमारे दिमाग को उसकी तलब होने लगती है। ये एक जटिल अनुभव है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। ये एक खालीपन, एक बेचैनी है जो हमें फिर से उस आदत को दोहराने के लिए मजबूर करती है। इस तलब को ही हम क्रेविंग कहते हैं। यह एक आंतरिक प्रेरणा है जो हमें उस व्यवहार को दोहराने के लिए मजबूर करती है जिससे हमें खुशी मिलती थी। मान लीजिए कि आपको सिगरेट पीने की आदत है और आप एक दिन इसे छोड़ने का फैसला करते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपको सिगरेट की तलब हो रही है। यह तलब सिर्फ मानसिक नहीं होती, बल्कि शारीरिक भी होती है। आपको बेचैनी, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिगरेट पीने से आपकी बेचैनी कम होती थी या आपको अच्छा लगता था। निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो दिमाग में डोपामाइन जारी करता है, जिससे एक सुखद अनुभव होता है। जब हम सिगरेट पीना बंद करते हैं तो यह सुखद अनुभव भी बंद हो जाता है, जिससे दिमाग को उस सुखद अनुभव की तलब होती है। अब क्योंकि आपको वह रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपका दिमाग आपसे वह काम करवाना चाहता है। यह एक तरह का मानसिक संघर्ष है जहां आपका दिमाग एक आदत को छोड़ना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ वह उसे जारी रखना चाहता है। यह वह समय है जब हमें अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प का परीक्षण करना होता है। जानवरों पर किए गए एक शोध में पाया गया कि रिवॉर्ड मिलने से पहले ही हमारा दिमाग रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगता है। यह एक तरह का अनुमान है जहां दिमाग एक खास संकेत को एक रिवॉर्ड से जोड़ना सीख जाता है। जब हमें वो संकेत मिलता है तो दिमाग अपने आप ही रिवॉर्ड की उम्मीद करने लगता है, और जब रिवॉर्ड नहीं मिलता तो बेचैनी बढ़ जाती है या गुस्सा आने लगता है। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमें यह बताती है कि कुछ गलत हुआ है। यह हमें इस बात का भी संकेत देती है कि हमें उस आदत को दोहराने की आवश्यकता है। यह बात अच्छी और बुरी दोनों ही आदतों पर लागू होती है। मान लीजिए कि आपको खाना खाने के बाद फ्लॉस करने की आदत है। अगर आप एक बार फ्लॉस न करें तो आपको बार बार लगेगा कि आपके दांत में कुछ फंसा हुआ है। यह आपके दिमाग का एक संकेत है कि आपको अपनी आदत को पूरा करना चाहिए। यह दिखाता है कि आदतों का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है, भले ही वो कितनी छोटी क्यों ना हो। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी आदतों का फायदा उठाती हैं। वे ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिनसे हमें रिवॉर्ड मिलता है और फिर हम उस प्रोडक्ट को अपनी आदत बना लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर लाइक मिलने से खुशी होती है और फिर धीरे धीरे हमें उसकी आदत लग जाती है। जब हम सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं और हमें लाइक या कमेंट मिलते हैं तो यह एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। यह रिवॉर्ड हमें बार बार सोशल मीडिया पर वापस आने के लिए प्रेरित करता है और इस तरह से यह हमारी आदत बन जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि कंपनियां हमारी भावनाओं और आदतों को समझकर अपने उत्पादों का उपयोग करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती हैं। अध्याय 3, आदतों को बदलने की कुंजी, एक नई दिशा। बुरी आदतों से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपनी तलब को किसी दूसरे तरीके से शांत करें। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमारे दिमाग को धोखा देती है, उसे भ्रमित करती है ताकि वह अपनी पुरानी आदत को न दोहराए। हमें यह समझना होगा कि हम अपनी आदतें क्यों करते हैं। यह सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे भावनात्मक और मानसिक कारण भी होते हैं। हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे। हम ये क्यों करते हैं? इससे हमें क्या मिलता है? क्या कोई और तरीका है जिससे हम उसी जरूरत को पूरा कर सकते हैं? ये आत्मनिरीक्षण ही हमें अपनी आदतों को बदलने की दिशा में आगे ले जा सकता है। मान लीजिए कि आपको शराब पीने की आदत है। खुद से सवाल पूछें कि आप शराब क्यों पीते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही आपको आपकी आदत को बदलने में मदद करेगा। क्या आप बेचैन महसूस करते हैं? क्या आप तनाव कम करने के लिए पीते हैं? क्या आपका ब्रेकअप हुआ है या कोई और बात है जो आपको परेशान कर रही है? आपको जिस भी वजह से शराब की जरूरत महसूस हो रही हो, आप बस उस वजह को शांत करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए। यदि आप तनाव को कम करने के लिए शराब पीते हैं, तो आप व्यायाम, ध्यान या योग का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं या किसी सामाजिक समूह में शामिल हो सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, तो आप किसी अच्छे दोस्त से बात कर सकते हैं। इससे आपकी उलझन कम हो जाएगी और आपको शराब की तलब नहीं होगी। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन आप किसी भी आदत के लिए इसी तरह की रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उस आदत से छुटकारा पा रहे हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है,
जिसमें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन आदतों के छूटने के बाद भी हमें कुछ दिन बाद उस काम को करने का मन करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी पुरानी आदतें दिमाग में गहरी जमी होती हैं। जैसे कि अगर आपका खास दोस्त जिससे आप बातें किया करते थे वो अब आपके संपर्क में नहीं है, या फिर आपका उससे झगड़ा हो गया, तो आपको फिर से शराब पीने की आदत पड़ सकती है। यह एक चुनौती है जिसका हमें सामना करना होगा। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे हालातों में आपको लगने लगता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो आप शराब को ही अपना साथी बना लेते हैं और फिर से शराब पीने लगते हैं। यह एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन हमें इसका मुकाबला करना सीखना होगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? ऐसे हालातों में आपको यह भरोसा करना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान आपके साथ है और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। यह आध्यात्मिक जुड़ाव हमें शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। अगर आप धार्मिक बन जाएं, ध्यान करें और भगवान पर भरोसा करें, तो आपको हर हालत से लड़ने की ताकत मिलेगी। ये एक नया दृष्टिकोण है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में मदद कर सकता है। अध्याय 4, अपनी आदतों को धीरे धीरे बदलें और सफलता पाएं। आप अपनी आदतों को तुरंत नहीं बदल सकते। यह एक ऐसी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि आदतें हमारे दिमाग में तंत्रिका मार्ग बनाती हैं जो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। इसलिए उन्हें तुरंत बदलना आसान नहीं होता है। अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आदत न बदल पाने पर आप हारा हुआ महसूस करेंगे और जल्दी ही हार जाएंगे। यह एक निराशाजनक अनुभव हो सकता है जो हमें अपने प्रयासों को छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा करके बदलें। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। जब पॉल ओनील एल्कोआ एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ बने, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे पहले इंडस्ट्री की साफ सफाई पर ध्यान दें और सबके लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करें। यह एक ऐसा उदाहरण है जो दर्शाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम दे सकते हैं। यह बदलाव कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे कर्मचारियों का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ा। एल्कोआ कंपनी पहले से ही नुकसान में चल रही थी। ऐसे में जब पॉल नए सीईओ बने तो सबको लगा कि वे कंपनी को फायदे की तरफ ले जाने के बारे में कुछ सोचेंगे। यह एक आम सोच थी क्योंकि किसी कंपनी के सीईओ से यही उम्मीद की जाती है कि वह लाभ और वित्तीय विकास पर ध्यान देगा। लेकिन उन्होंने सारी बातों को बगल में रखकर पहले सुरक्षित वातावरण पर ध्यान दिया। यह एक साहसी निर्णय था क्योंकि यह तात्कालिक लाभ के बजाय कर्मचारियों के कल्याण पर केंद्रित था। इससे इन्वेस्टर्स थोड़े नाराज हुए। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी क्योंकि निवेशक तत्काल लाभ चाहते हैं। सबको लगा कि अब अल्का कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। यह एक निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन पॉल ने हार नहीं मानी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्कोआ ने अगले ही साल 5 गुना ज्यादा फायदा कमाया। यह एक आश्चर्यजनक सफलता थी जो यह दिखाती है कि सही दिशा में छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदतें सुधरने की वजह से वहां के लोगों की सोच भी सुधरी। यह एक सकारात्मक बदलाव था जिसने कर्मचारियों को अधिक प्रेरित और उत्पादक बनाया। अब वहां के मैनेजर्स और कर्मचारी कुछ ऐसे उपाय के बारे में सोचने लगे जिससे वे एक सेफ तरीके से एल्यूमिनियम की चीजें बना सकें। यह एक सहयोगी प्रयास था जिसने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसका फायदा यह हुआ कि कंपनी धीरे धीरे फायदे की तरफ बढ़ने लगी। यह एक प्रमाण है कि कैसे सकारात्मक बदलाव एक शक्तिशाली शक्ति बन सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देंगे तो आपको एक दिन बड़े बड़े फायदे जरूर होंगे। यह एक यौगिक प्रभाव है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। अगर आप मोटे हैं और आपको वजन कम करना है तो आप पूरी तरह से डाइट पर जाने और कसरत शुरू करने के बारे में मत सोचिए। यह एक मुश्किल और असंभव लक्ष्य लग सकता है। आप धीरे धीरे ही अपने खाने की आदतों को सुधारिए। यह एक सरल तरीका है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जा सकता है। आप एक दिन फर्क महसूस करेंगे। यह एक सकारात्मक परिवर्तन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अध्याय 5, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी आदत अपना या छोड़ सकते हैं। अगर आप वाकई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आदत बनाइए। यह एक ऐसा गुण है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने और जीतने में मदद करता है। एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी समस्या से लड़कर उस पर जीत हासिल कर सकते हो। यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज है जो हमारे भीतर से आती है और यह एक ऐसी चीज है जिसे हम विकसित कर सकते हैं।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी-कभी आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेते हो, जबकि कभी-कभी वही काम आपको बोझ लगने लगता है? ये एक आम अनुभव है जो हम सभी को होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दिन आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। यह एक संकेत है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की जरूरत है। आपकी इच्छा शक्ति भी कभी-कभी आपकी तरह थक जाती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो समय के साथ कम हो सकती है और जिसे हमें रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है। जैसे कि अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया हो, तो आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। यह इसलिए है क्योंकि उन्हें एक खास प्रशिक्षण दिया जाता है। वे सभी यात्रियों से शांत स्वभाव से बातें करती हैं और अगर कोई यात्री गुस्सा करने या लड़ने झगड़ने लगता है, तो भी वे शांति से उनको संभालती हैं। यह एक ऐसी क्षमता है जो वे प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल करती हैं। एयर होस्टेस को ऐसे माहौल के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसे हालात आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसी तरह आप भी अपने आप को हर माहौल के लिए तैयार करके अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने में मदद कर सकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति एक ऐसा गुण है जिसे हम विकसित कर सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक और रिसर्च में यह बात सामने आई कि अगर आप कोई काम अपनी मर्जी से करें, तो आप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने काम में अर्थ और उद्देश्य खोजना चाहिए। जैसे कि आप जब कहानियां पढ़ते हैं, तो आपको अच्छा लगता है और आप उसे अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि आप उस काम को अपनी मर्जी से कर रहे हैं और आपको उसमें आनंद आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने जॉब के किसी असाइनमेंट के लिए कोई आर्टिकल पढ़ते, तो आप बोर हो जाते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि आप उस काम को दबाव में कर रहे हैं और आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए आप प्रेशर में आकर कोई भी काम मत करिए। इससे आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ सकती है। यह एक ऐसा पाठ है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज करनी चाहिए। अध्याय 6, कंपनियां आपके आदतों का फायदा उठाती हैं। आज आप देख रहे होंगे कि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर उत्पाद हमारी जरूरतों को पूरा करने का दावा करता है। हर प्रोडक्ट की आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। कुछ आपको सुविधा देते हैं तो कुछ आपकी असुविधा दूर करते हैं। यह सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कंपनियां हमेशा से ही आपकी आदतों और जरूरतों को समझकर प्रोडक्ट बनाती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गहन शोध और विश्लेषण शामिल होता है। वे आपके व्यवहार और जरूरतों को जानने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करती हैं और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां डेटा का महत्व बहुत अधिक है। वे आपके खरीदने के पैटर्न, आपके ऑनलाइन व्यवहार और आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों को ट्रैक करते हैं ताकि यह पता चल सके कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। यह जानकारी उन्हें यह समझने में मदद करती है कि कौन से उत्पाद आपके लिए सबसे अधिक आकर्षक होंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। टारगेट एक अमेरिकन रिटेलर है जो हर साल लाखों ग्राहकों को सर्विस देकर आंकड़े तैयार करती है। यह डेटा कंपनियों के लिए एक बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। धीरे धीरे उनके आंकड़े और जानकारियां इतनी ज्यादा हो गई कि वे किसी भी महिला को देखकर बता देते थे कि वो मां बनने वाली है। ये एक चौंकाने वाली बात थी जो यह दिखाती है कि कैसे डेटा का उपयोग करके लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक बार टारगेट के एक मैनेजर को पता चल गया कि एक टीनेज लड़की मां बनने वाली है। यह जानकारी उसे एक खास डेटा विश्लेषण के माध्यम से मिली। उसने अब तक अपने परिवार वालों को यह बात नहीं बताई थी, तो टारगेट ने उस लड़की के घर बच्चों की देखभाल करने वाले सामानों के कूपन भेजे। यह एक बहुत ही चतुर मार्केटिंग रणनीति थी। लड़की के पिता इस पर गुस्सा हो गए और लोकल टारगेट मैनेजर के पास जाकर उसे डांटने लगे। यह एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई उनकी जासूसी करे। लेकिन जब उन्हें असलियत का पता चला, तो उन्होंने मैनेजर से माफी मांगी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कंपनियां कितनी जानकारी इकट्ठा कर सकती हैं। धीरे धीरे टारगेट के आंकड़ों से यह बात सामने आई कि लोगों को यह पसंद नहीं कि कोई उनकी जासूसी करे। तो अब टारगेट लोगों को बहुत सारी चीजों के बीच में उनके काम की चीज रखकर दिखने लगा। यह एक अधिक सूक्ष्म रणनीति है जो लोगों को कम परेशान करती है। कंपनियां आपकी आदतों का काफी हद तक इस्तेमाल करती हैं।
वे यह भी जानती हैं कि कैसे लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करना है और कैसे उन्हें किसी उत्पाद के लिए जरूरत महसूस करानी है। जैसे अगर कोई एक नया गाना निकलता है, तो वे उसे दो हिट गानों के बीच में बार बार बजाते रहते हैं, जिससे वो गाना भी हिट हो जाता है। उन्हें पता होता है कि ऐसा करने पर लोगों का ध्यान उस गाने पर जरूर जाएगा। यह एक बहुत ही चालाक तरीका है, जिससे कंपनियां लोगों को अपने उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं। ये हमें यह याद दिलाता है कि हमें उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे कंपनियां हमें अपने उत्पादों के लिए प्रेरित करती हैं। अध्याय 7, नए मूवमेंट की शुरुआत नई आदतों से होती है। 1955 में अमेरिका में पुलिस अधिकारियों ने एक नीग्रो महिला रोजा पार्क्स को बंद कर दिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने एक नए आंदोलन को जन्म दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने अपनी सीट एक गोरे आदमी को देने से मना कर दिया था। यह एक ऐसी घटना थी जो एक नए आंदोलन की शुरुआत बनी। इस बात पर नीग्रो भड़क गए और उन्होंने सभी बसों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यह एक सामूहिक कार्रवाई थी जो लोगों की शक्ति का उदाहरण थी। हुआ यूं कि रोजा पार्क्स ने अल्बामा में एक गोरे आदमी को अपनी सीट देने से मना कर दिया। यह एक ऐसी घटना थी जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम था। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब किसी नीग्रो को इस तरह से गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन रोजा पार्क्स की जान पहचान बहुत दूर तक थी। वह एक जानी मानी महिला थी जो समाज में अपनी बात रखने से नहीं डरती थी। रोजा पार्क्स बहुत सारे सोशल क्लब की मेंबर थीं और उनके बहुत सारे दोस्त थे। उनकी पहचान हर तरह के लोगों से थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी बेल मिल गई। जैसे ही वो जेल से बाहर निकली, हर जगह उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने बसों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी घटना थी जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा कार्य भी बड़े बदलाव ला सकता है। अंत में सभी ऑफिसर्स से शहर में शांति बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए। यह एक ऐसा समय था जब लोगों को यह एहसास हुआ कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। हर जगह बहिष्कार की वजह से शहर में अशांति फैल गई थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर मार्टिन लूथर किंग ने अपनी स्पीच में लोगों को शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखने की सलाह दी। ये एक ऐसा भाषण था जिसने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट किया। फिर लोगों ने चर्च में जाकर और मीटिंग्स करके अपने अधिकारों की मांग की। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी तरह से अमेरिका के लोगों में एक नई आदत बनी। वे लोग अब अपनी बातों को शांतिपूर्वक चर्च में मीटिंग्स बुलाकर लोगों के सामने रखने लगे। यह एक नया तरीका था जिससे लोगों को अपनी बात रखने में मदद मिली। इस नई आदत ने समाज का चेहरा बदल दिया। यह एक ऐसा उदाहरण है जो दर्शाता है कि कैसे आदतों से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने से कभी डरना नहीं चाहिए। अध्याय 8, आदतें आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। हम में से कुछ लोगों की आदतें हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम उन आदतों को पहचानें और बदलने की कोशिश करें। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हमें अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए उठानी चाहिए। आदतें किस तरह से खतरनाक साबित हो सकती हैं, ये हम दिए गए 2 उदाहरण से समझ सकते हैं। 2008 में ब्रेन थॉमस नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। यह एक ऐसी घटना थी जो दिखाती है कि कैसे हमारी आदतें हमारे जीवन को खतरनाक बना सकती हैं। ब्रेन को नींद में चलने की और नींद में ही दूसरे काम करने की आदत थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता था। ब्रेन ने सपने में देखा कि कोई चोर उसकी पत्नी को मार रहा है। इसीलिए ब्रेन ने चाकू उठाकर उस चोर को मारना शुरू कर दिया। ये सभी काम में वो अपने सपने में कर रहा था, लेकिन असल में वो अपनी ही पत्नी को मार रहा था। यह एक ऐसी त्रासदी थी जो दिखाती है कि कैसे हमारी आदतों का हमारे जीवन पर नियंत्रण हो सकता है। अब आइए दूसरे उदाहरण पर नजर डालें। एनजी बैचमैन को कसीनो में जुआ खेलने की बुरी आदत थी। यह एक ऐसी लत थी जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो पहले ही जुए में अपना घर और सारे पैसे हार चुकी थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो हमें यह दिखाती है कि कैसे एक बुरी आदत हमें पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी और ये बात हैराह नाम के एक आदमी को पहले से ही पता थी। हैराह ने एनजी को कसीनो में घुमाने का ऑफर दिया। यह एक बहुत ही चालाक योजना थी जो उसने एनजी को फंसाने के लिए बनाई थी। उसे पता था कि एनजी अगर एक बार कसीनो में जाएगी तो जुआ जरूर खेलेगी।
हैराह ने एंजी के साथ जुआ खेलकर उसे $5 लाख के कर्ज में डुबो दिया और फिर उस पर कोर्ट में केस कर दिया। ये एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे दूसरों का लाभ लेने के लिए हमारी कमजोरियों का उपयोग किया जा सकता है। इन दोनों ही उदाहरण में ब्रेन और एनजी अपने आदतों को काबू नहीं कर पा रहे थे। ये एक ऐसा पाठ है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बुरी आदतों पर काबू करके उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दिए दें। यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करना होगा। अध्याय 9, आदतों को बनाए रखना, स्थिरता की कुंजी। हमने आदतों को बनने, टूटने और बदलने के बारे में तो बहुत बात की, लेकिन अब यह समझना भी जरूरी है कि एक बार जब हम अच्छी आदतें बना लेते हैं तो उन्हें बनाए कैसे रखा जाए। यह एक चुनौती है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यह हमारी आदतों को प्रभावित कर सकते हैं। आदतों को बनाए रखने की कुंजी स्थिरता है। इसका मतलब है कि हम अपनी अच्छी आदतों को लगातार करते रहें, भले ही हमें कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन असलियत में इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और संकल्प की आवश्यकता होती है। आदतों को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। हमें यह जानना होगा कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और हम अपनी आदतों को क्यों बना रहे हैं। यदि हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो हमारे लिए अपनी आदतों को बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें नियमित रूप से देखते रहें। इसके बाद हमें अपनी आदतों को अपनी दिनचर्या में एकीकृत करना होगा। हमें अपनी आदतों को अपनी दैनिक गतिविधियों का एक हिस्सा बनाना होगा, ताकि वे स्वचालित हो जाएं। यदि हमारी आदतें हमारी दिनचर्या से अलग हैं, तो उन्हें बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए हमें अपनी आदतों को अपनी दैनिक गतिविधियों में इस तरह से शामिल करना चाहिए कि वे स्वाभाविक रूप से घटित हों। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना कसरत करना चाहते हैं, तो इसे सुबह उठकर या शाम को काम से आने के बाद अपनी दिनचर्या में शामिल करें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने आप को जवाबदेह ठहराना। हमें अपनी आदतों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपनी सफलताओं का जश्न मनाना होगा। यदि हम अपने आप को जवाबदेह नहीं ठहराते हैं, तो हम अपनी आदतों को बनाए रखने में असफल हो सकते हैं। इसके लिए आप एक जर्नल लिख सकते हैं, एक दोस्त को अपने लक्ष्य के बारे में बता सकते हैं या एक ऐप का उपयोग कर सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि आदतों को बनाए रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें समय और प्रयास लगता है और हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम फिसल सकते हैं और अपनी बुरी आदतों में वापस जा सकते हैं, लेकिन यह ठीक है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और फिर से अपनी अच्छी आदतों की तरफ वापस जाना चाहिए। अंत में हमें अपने आप को प्रेरित रखना होगा। हमें अपनी आदतों के लाभों को याद रखना होगा और खुद को सकारात्मक तरीके से प्रेरित करना होगा। यदि हम प्रेरित नहीं हैं, तो हमारे लिए अपनी आदतों को बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए हमें प्रेरणा खोजने के तरीके ढूंढने होंगे, जैसे कि किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक लोगों से मिलना या अपने आप को कुछ इनाम देना। आदतों को बनाए रखने में समय लगता है, लेकिन यह संभव है। यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं और अपनी आदतों को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाते हैं, तो आप लंबे समय तक उन्हें बनाए रख सकते हैं। याद रखें कि स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। अध्याय 10, आदतों के साथ जीना, संतुलन और जागरूकता। अब तक हमने आदतों के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि आदतों के साथ जीना एक संतुलित और जागरूक दृष्टिकोण की मांग करता है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी आदतों के प्रति जागरूक रहना होगा। यह समझना होगा कि वे हमें कैसे प्रभावित करती हैं और यह भी देखना होगा कि क्या वे हमारे लिए सही हैं। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें अपने आप से लगातार सवाल पूछते रहना होता है। आदतों के साथ जीने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी सभी बुरी आदतों को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपने आदतों के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि कुछ आदतें हमें खुशी देती हैं, कुछ हमें तनाव से राहत देती हैं और कुछ हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं। हमें अपनी आदतों के बारे में खुद से सवाल करना चाहिए।
क्या यह आदत मेरे लिए फायदेमंद है? क्या यह मुझे खुश करती है? क्या यह मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मेरी मदद करती है? यदि किसी आदत का उत्तर नकारात्मक है, तो हमें उसे बदलने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना होगा कि आदतों के बारे में कोई एक आकार सभी के लिए फिट बैठता है, नियम नहीं है। जो आदत किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छी है, वह दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। इसलिए हमें अपने आप को जानना होगा, अपनी जरूरतों को समझना होगा और अपनी आदतों को उस हिसाब से समायोजित करना होगा। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है, जिसमें हमें खुद पर भरोसा करना होगा और अपने लिए सही रास्ता खोजना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि आदतों में लचीलापन भी जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें अपनी आदतों को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में सक्षम होना चाहिए। यदि हम अपनी आदतों से बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं, तो हम अपने जीवन में बदलावों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी आदतों के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना चाहिए, जिसमें संतुलन और लचीलापन दोनों शामिल हों। एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के प्रति करुणा रखना। हमें यह समझना होगा कि हर किसी की आदतें अलग होती हैं और हमें दूसरों को उनकी आदतों के लिए जज नहीं करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना होगा कि हर कोई अपनी जिंदगी में अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अंत में हमें यह याद रखना होगा कि आदतों का जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। हमें अपनी आदतों के बारे में जागरूक रहना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आदतों के साथ जीना एक संतुलित और जागरूक दृष्टिकोण की मांग करता है। यदि हम अपनी आदतों को समझते हैं, उनसे सीखते हैं और उनके साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाते हैं, तो हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। ये एक यात्रा है जो हमें अपने आप को बेहतर ढंग से जानने में मदद करती है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा इनाम है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि आदतों का हमारी जिंदगी में खास महत्व होता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को आकार देती है। हम अपनी आदतों से ही बनते और बिगड़ते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप आदतों के बारे में जानें कि आखिर ये आदतें कैसे और क्यों बनती हैं और कैसे हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें खुद को जानना होगा और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा। उम्मीद है कि आपको इन सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हम अपनी आदतों से जुड़े हुए हैं और हमें यह समझना होगा कि यह कैसे काम करती हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज पावर ऑफ हैबिट्स की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं और कैसे हम जागरूक प्रयास से उन्हें बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह आपको अपनी आदतों को समझने और सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत देगा। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने आदतों के चक्र को पहचानें, कैसे बुरी आदतों को तोड़ें और कैसे अच्छी आदतों को अपनाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आपके अंदर वह शक्ति है कि आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करें और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपनी आदतों की शक्ति और उनके नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं और आपकी आदतें
आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं।